नमस्कार। नजर नजरिया लेकर हाजिर हूं मैं आराधना। देश में नफरत किस कदर बढ़ गई है कि अब सरेआम टीवी चैनल के डिबेट शो में जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल भाजपा के प्रवक्ता और केरल एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष प्रिंटू महादेव ने एक मलयाली चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार देनी चाहिए। बिल्कुल साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार देनी चाहिए, यानी जान से मारने की धमकी दी गई है। अब इस मसले पर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल यानी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा है और बीजेपी प्रवक्ता महादेव, जिन्होंने इस तरह का बयान लाइव डिबेट में दिया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी है केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को और इसमें उन्होंने लिखा कि हिंसा भड़काने की एक बेशर्मी भरी कार्रवाई में महादेव ने खुलेआम घोषणा की है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मारी जाएगी। यह ना तो जुबान फिसली है और ना ही लापरवाही से कही गई अतिशयोक्ति है। यह विपक्ष के नेता और भारत के अग्रणी राजनेताओं में से एक के खिलाफ एक सोची समझी और खौफनाक मौत की धमकी है। सत्तारूढ़ दल के एक आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा इस तरह के जहरीले शब्द न केवल राहुल गांधी की जान को तत्काल खतरे में डालते हैं, बल्कि संविधान, कानून के शासन और हर नागरिक को मिलने वाले बुनियादी सुरक्षा आश्वासन को भी कमजोर करते हैं। विपक्ष के नेता की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस पृष्ठभूमि में यह न केवल चिंताजनक है बल्कि बेहद निंदनीय भी है कि भाजपा के एक प्रवक्ता ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने खुलेआम जान से मारने की धमकी दे डाली, जिससे राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराने के लिए रची जा रही एक बड़ी भयावह साजिश की बू आती है। अब यह स्पष्ट करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्षधर हैं। क्या आप खुलेआम आपराधिक धमकी, जान लेने की धमकी और हिंसा की राजनीति का समर्थन करते हैं, जो भारत के सार्वजनिक जीवन में जहर घोल रही है? जी हां, बिल्कुल। केसी वेणुगोपाल ने यह चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री अमित शाह को और उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी को, गृह मंत्री अमित शाह को यह साफ करने को कहा है कि आप किस विचारधारा का समर्थन करते हैं। क्या आप हिंसा का, क्या इस तरह की धमकियों की से भरी राजनीति का समर्थन करते हैं? इस पर वो अपना रुख साफ करें। और उन्होंने इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता जो खुलेआम राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, राहुल गांधी कोई आम इंसान नहीं है। लोकसभा में वो नेता विपक्ष हैं जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं और जनता के मुद्दों को उठाने वाले ऐसे शख्स को अगर इस तरह की धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं और इस पर भी बीजेपी चुप्पी साधे हुए है, तो ये कितना बड़ा मुद्दा है ये आप सब भी समझ सकते हैं। और इसी मसले पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी कर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी को घेरा है, मोदी सरकार को घेरा है। तो क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पहले, अहिंसा कायरता की आड़ नहीं होती, अहिंसा वीरता का सर्वोच्च गुण होता है। और ये गुण हमने अपने आजादी के आंदोलन में देखा, जब अहिंसा के रास्ते से हमने अंग्रेजों को हराया। और जो वैचारिक लड़ाई होती है उसके हथियार कोई गोली बारूद बंदूक नहीं होते, उसके हथियार विचार होते हैं। लेकिन जब प्रतिद्वंदी के पास विचारों के हथियार नहीं होते परास्त करने को, तो वो हिंसा का सहारा लेते हैं, जैसे कि गोडसे ने लिया। जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चरमपंथी मानसिकता है, उसने गांधी जी को गोली मार दी। आज फिर से वही राइट विंग एक्सट्रीमिज्म राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी पर आकर कहा कि राहुल गांधी की छाती पर गोली मार देनी चाहिए। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। इससे पहले सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी, एक नहीं अनेक चिट्ठियां लिखी, चिट्ठी को लीक किया। खड़गे जी को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर, लीक किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर यह राजनीति क्यों बनाई जा रही है, माहौल क्या बनाया जा रहा है, इसमें षड्यंत्र की बू आती है। और कौन रच रहा है ये षड्यंत्र? ये वही लोग हैं जो वैचारिक लड़ाई में हार रहे हैं, जिनके पास विचार को विचार से परास्त करने के हथियार नहीं हैं। ये षड्यंत्र बेनकाब होना होगा। पहले आपने गालियों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी को चुप कराने की कोशिश की, अब गोलियों की धमकी दे रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी लोग राहुल गांधी के मुद्दों से आकर्षित होकर उनसे जुड़ रहे हैं। ये आपको पच नहीं रहा, ये हजम नहीं हो रहा। आपकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है। ये आपको अब समझ में आ चुका है कि आपके दिन लद गए हैं। हिंसा का सहारा आप नहीं ले सकते, हम आपको नहीं लेने देंगे। ये देश देख रहा है कि षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है।
तो अभी आपने सुना पवन खेड़ा को, वो ये कह रहे थे कि ये सारे मामले, ये जो मुद्दे सामने उठकर आ रहे हैं, ये एक बड़ी साजिश है। वो किसी बड़ी साजिश की ओर संकेत दे रहे थे। इसी मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे दो वरिष्ठ साथी अरुण दीक्षित और सिद्धार्थ शर्मा। स्वागत है आप दोनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय रखें इस मुद्दे पर। जिस तरह राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है एक लाइव डिबेट के दौरान, और सीधे सीधे जिस तरह से कहा गया है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जानी चाहिए, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी सिद्धार्थ शर्मा जी। जी आराधना जी, जब आप दिखा रही थी अभी कि किस तरह का एक पत्र लिखा गया है गृह मंत्री को, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ, इस तरह के उकसावे की भाषा का इस्तेमाल हुआ, तब आप पढ़ते पढ़ते आपने बताया कि उसमें यह भी एक वाक्य लिखा गया है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, इस तरह का उकसावा जब किया जाता है, तो उससे हर नागरिक की सुरक्षा कमजोर होती है। ये अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रहे थे, यही चीज उस पत्र में लिखी गई है। तो मैं जब आपने ये कहा तो मैं थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बैठ के पूछ रहा था कि 2012 में भारत में एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक हुई जिसका नाम निर्भया कांड था, और अभी हम 2023-2025 में जी रहे हैं, मतलब पिछले 13 साल में हमें पता है 2012 के बाद 2014 में भाजपा की सरकार आई, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का दम भर के वो सरकार सत्ता में आई थी। तो 2012 और 2023 के बीच में स्थिति में देखने लगा तो 1 लाख लोगों पर 2012 में 1 लाख महिलाओं के ऊपर 55 अपराध होते थे, आज वो अपराध बढ़ के 64 हो रहे हैं। 2012 में बच्चों के ऊपर 1 लाख बच्चों के ऊपर 20 अपराध होते थे, आज वो अपराध 37 हो गए हैं। और दलितों के ऊपर 2012 में 1 लाख दलितों के ऊपर 25 अपराध होते थे, आज वो अपराध 30 हो गए हैं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो नाम लेती है भाजपा, उसके राज में संस्कृति बढ़ नहीं रही है, विकृति बढ़ रही है। क्योंकि कहीं पर अगर संस्कृति बढ़ रही होती तो वहां पर अपराध दर कम हो जाता और लोगों में शांति रहती, लेकिन यहाँ पर तो अपराध दर बढ़ रहा है। अपराध दर बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां संस्कृति तो नहीं है, वहां पर किसी तरह की विकृति आ गई है। तो ये विकृति क्यों आई है? क्योंकि भारतीय सामाजिक विमर्श में शालीनता के स्थान पर उकसावे की भाषा को न्यू नॉर्मल बनाया। किसने बनाया? 11 साल पहले भाजपा ने बनाया। भाषाई लंपटता का इस्तेमाल कौन सबसे ज्यादा करता है? भाजपा करती है। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना होता है कि हिंसा जितनी गलत होती है, हिंसा के लिए उकसावा भी उतना ही गलत होता है। क्योंकि हिंसा हो सकता है एक आदमी करे, हिंसा एक व्यक्ति की कोई एक इस तरह का कर्म करेगा जिससे कि हिंसा हो गई, लेकिन अगर मैं हिंसा को उकसावा देना शुरू करता हूं और मेरी बातें 1 लाख लोगों तक पहुंचती है, तो हो सकता है उसमें से 100 लोग हिंसा करना शुरू कर दे। तो हिंसा करने से ज्यादा खतरनाक होता है हिंसा को उकसावा देना। तो हिंसा को उकसावा भाजपा देती है, भाजपा का पूरा इकोसिस्टम देता है। ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है, क्योंकि भाजपा का पूरा इकोसिस्टम हमेशा ही हिंसा पर उकसावे का रुख रखता है। वो जब कहता है कि हम बुलडोजर चलाएंगे, तो इसका मतलब वो हिंसा को उकसावा दे रहा है। जब वो कहता है कि हम घर में घुस के मारेंगे, इसका मतलब आप हिंसा को उकसावा दे रहे हैं। जब उनके मंत्री यहां तक कि चुनाव प्रचार में कहते हैं कि गोली मारो फलाने को, तो इसका मतलब है कि वो हिंसा को उकसावा दे रहे हैं। तो हिंसा को उकसावा जब देंगे तो समाज में वही होगा, समाज में हिंसा बढ़ेगी। जिस तरह से मैंने आपको डाटा बताया कि पिछले 12 साल में महिलाओं पर अपराध बढ़ गए हैं, बच्चों पर अपराध बढ़ गए हैं, दलितों पर अपराध बढ़ गए। इसका मतलब क्या है कि ये जो पुरुष प्रधान व्यवस्था है बीजेपी की, जिसको कि इंग्लिश में माचो इमेज कहा जाता है कि हमको तो कोई बहुत बड़े ही मैन है, बहुत बड़े ताकतवर हैं, तो ये इस तरह का जो माचो इमेज होता है वो स्वाभाविक तौर पे अपने से कमजोर के ऊपर अपनी जोर आजमाइश करता है, अपनी धौंस जमाता है वो अपने से कमजोर के ऊपर। तो महिलाएं कमजोर होती हैं, बच्चे कमजोर होते हैं, दलित कमजोर होते हैं, तो उनके ऊपर ये धौंस जमा रहे हैं। इनको धौंस जमाना था ट्रंप के ऊपर, तो ट्रंप के सामने तो भीगी बिल्ली बन गए हैं। ट्रंप साहब 41 बार बोल चुके कि हमने सीज फायर करवा दिया, एक बार भी हमारे 56 इंच के प्रधान जी को हिम्मत नहीं हुई उनको जवाब देने का। क्योंकि इनकी दिक्कत यह है कि अपने से मजबूत के धौंस खाते हैं और अपने से जो कमजोर है उस पर धौंस दिखाते हैं। अपने से जो ज्यादा मजबूत है ट्रंप, उसकी धौंस ये खा लेते हैं, और अपने से जो कम मजबूत है, मतलब जो हमसे कमजोर है, उसके ऊपर धौंस चलाते हैं। तो ये डाटा बताता है। क्योंकि हुआ यह है कि खुद बीजेपी इकोसिस्टम भले स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लेगा, मगर उस संग्राम के जो सिरमौर थे गांधी, उनके बारे में उकसावे की भाषा का इस्तेमाल इतना ज्यादा करेगा कि उसी इकोसिस्टम से कोई सरफेस निकलेगा और ऐसे लोगों को गोली मार देगा।
तो उसकी बदनामी के चलते हुआ ये कि जो 1948 में हुआ उसकी बदनामी के चलते भाजपा 50 साल तक इस देश में सत्ता में नहीं आ सकी। आज भी भारतीय समाज मेरे ख्याल से उसी मुकाम पर खड़ा है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, चाहे बुद्धिजीवी जमात हो। मैं तो यहां तक कहूंगा जो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, उनके सामने भी यही प्रश्न खड़ा है। आपके सामने, सबके सामने परीक्षा की घड़ी है कि भाजपा की प्रवक्ता की धमकी पर कार्रवाई भाजपा करेगी या नहीं करेगी। यह एक यक्ष प्रश्न है, जिसे इंग्लिश में $1 मिलियन क्वेश्चन कहा जाता है। उसने तो जो कहना था कह दिया, वो अपने मन से कहा उसने या किसी के उकसावे में कहा, इस पर बाद में जाते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या होगी ये देखना बहुत क्या कहते हैं दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इसी में इस पूरे भारतीय सभ्य समाज की परीक्षा है। आप चाहे अपने आप को सभ्य समाज कहिए, चाहे आप सनातनी हिंदू कहिए, चाहे न्यायपालिका कहिए, चाहे कार्यपालिका कहिए, चाहे इस देश का जिम्मेदार नागरिक कहिए, इस तरह की भाषा की आप किसी को उकसावा कीजिए कि हम किसी के सीने में गोली मार देंगे और उसके बाद आप छुट्टा घूमते रहिए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, न तो केंद्र सरकार कार्रवाई करे, न तो वो राजनीतिक दल कार्रवाई करे। इसका मतलब ही है कि आप उकसावा दे रहे थे, इसीलिए इस तरह के व्यक्ति बोल रहे थे। तो मेरे ख्याल से इस विषय को दीक्षित जी बहुत सीनियर हैं, वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझा देंगे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये जो उकसावे की भाषा है भारतीय सामाजिक विमर्श में, जिसे सामान्य रूप से कहा जाता है वोकैब्युलरी, लोगों की बातचीत की भाषा, लोगों के बातचीत में, लोगों के व्यवहार में हिंसा का उकसावा पिछले 11 साल में बढ़ा है, भाजपा के राज में बढ़ा है, और ये चीज डेटा बताती है। आराधना जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि हमारे देश में पिछले 12 साल में अपराध की दर बढ़ी है, और खासकर उन वर्गों को लेकर, चाहे महिलाएं हों, चाहे दलित हो, चाहे बच्चे हों, जिन्हें कमजोर माना जाता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इन्हीं के लिए तो राहुल गांधी आवाज भी उठा रहे थे, और ये जो जिन अपराध पर लगाम कसने की मांग लगातार उठ रही है, बल्कि वो जब बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो वाकई में बहुत दुख होता है कि सरकार को जहां इन अपराधों पर लगाम कसने की जरूरत है, वहां सरकार की ही पार्टी का हिस्सा है, बीजेपी का ही हिस्सा है कोई, और वो उल्टा हिंसा को उकसावा दे रहा है। वो देश के लोकसभा में नेता विपक्ष को, जो कि कह लीजिए कि बहुत बड़ा पद है, जो जनता से सीधे सीधे जुड़ा हुआ इंसान है, उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस पर अरुण जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपकी क्या राय है इस पर? देश का जो मौजूदा परिवेश है, जहां अगर हम देखें तो कई जगह हिंसा की खबरें, प्रदर्शन, लोगों में बहुत आक्रोश है सरकार के खिलाफ भी, और अगर सामाजिक ताने बाने की भी बात करें तो फिलहाल बहुत गहमा गहमी देखी जा रही है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता का जो ये बयान है, इसके क्या मायने हैं और इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? आराधना जी, ये बहुत स्पष्ट है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि दिल्ली से राहुल गांधी के खिलाफ जो घृणा और शाब्दिक हिंसा की शुरुआत की गई, उसे 12 साल लगे केरल तक पहुंचने में। और इसका जनक कौन है, इसका ओरिजिनेटर कौन है, कहां से शुरुआत हुई है? इसके जनक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी ने पिछले सालों में राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए एक बड़ी एनर्जी, बहुत पैसा, पूरी ताकत लगाई है। और उस सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात है, देखिए 84 में मिसेस गांधी की हत्या हुई थी। राहुल गांधी की उम्र तब बहुत कम थी, उनकी दादी की घर में हत्या हुई थी। 91 में उनके फादर को कहते हैं बम से उड़ा दिया गया, लाश भी नहीं मिली। तो एक किशोर, एक बच्चा जिसके सामने घर में इस तरह से नृशंस हत्याएं, मिसेस गांधी को कितनी गोलियां लगी थी आज भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बर्स्ट फायर मारे गए थे। मैं उन दिनों दिल्ली में था, ये समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। राजीव गांधी तो अगर वो जूते नहीं पहने होते तो पहचाने नहीं जाते। ऐसे माहौल में बढ़ के जो युवक आगे बढ़ के आज वो 50 साल से ऊपर के हैं, तो अब जब वो उतरे हैं तो इन डरों से वो पार पा चुके हैं। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहां से शुरुआत की? उन्होंने शुरुआत की गांधी परिवार पर स्तरहीन और घटिया हमलों से। आपको आप चूंकि पत्रकारिता में हैं तो जरूर आपको पता होगा मिसेस गांधी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए गए? कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय। और भाजपा के दूसरे प्रवक्ता तो सोनिया गांधी जी के लिए जाने क्या क्या बोलते हैं, लगातार बोल रहे हैं, किसी ने कभी नहीं रोका। अब राहुल गांधी जब कश्मीर से कन्याकुमारी की पदयात्रा के बाद
उन्होंने ये बता दिया कि अब उन्हें मौत का डर नहीं है। देखिए, तुलसीदास जी कह के गए कि हाँ निलाभ जीवन मरण यश यश विधिहान, तो कब कौन मरेगा ये कोई तय नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह की कोशिश शुरू की गई 2014 से पहले, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हुए और उन्होंने जो अटैक गांधी परिवार पर किया वो आज भी जारी है। आज भी वो उसी तरह की चीजें कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात लीजिए आप, इससे पहले एक भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता को सीधे मीडिया में ही मां की गाली दी थी और बहुत गंदे शब्द बोले थे। आज भी वो प्रवक्ता जहां के तहां जैसे के तैसे। एक और महिला प्रवक्ता थी, उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही थी, अब वो शायद नेपथ्य में है। क्यों? क्योंकि इस्लाम को लेकर के उन्होंने जो बात कही थी उस पर सवाल उठा था, और पूरी दुनिया में क्योंकि धर्म को लेके इस्लाम के अनुयायी बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत संवेदनशील हैं, तो वहां पर उनको हटा दिया गया और तमाम सुरक्षा दी गई। वो अब सीन में नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी और गांधी परिवार को या विपक्ष के नेताओं को गालियां दे रहे हैं वो सबसे प्रिय हैं। और किसके प्रिय हैं? वो नड्डा के प्रिय नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के प्रिय हैं। और उसके एग्जाम्पल आप यहां से शुरू करें, दिल्ली से। आप देखिए ना, कोई भी भाजपाई नेता पहले क्या करता है, वो अपने स्तर पर बात नहीं करता, वो गांधी परिवार पर बात करता है। एक भाजपा प्रवक्ता ने मिसेस गांधी के लिए कैमरे पे उन्हें बार वाला कहा, वो अभी भी हैं। तो ये इसका पूरा संरक्षण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। अब बात आती है कि आप जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। जब आप एक उंगली उठाते हैं दूसरे की तरफ तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। आप अभी बिहार का मामला लीजिए, खाली मंच पर एक सिरफरा एक गाली देके चला जाता है। उसको लेके प्रधानमंत्री जी टसुए बहा रहे थे, रो रहे थे, उन्होंने बिहार बंद करा दिया, अपनी मां को बीच में ले आए। गाली प्रधानमंत्री जी को दी गई थी, उन्होंने मां को गाली बता दी। मां की गाली को मां को गाली बता के पूरा भरपूर कोशिश की। और बड़ा मजेदार दृश्य हुए थे उस दिन, जिस दिन बंद था। जो अपने आप को गालियों की डिक्शनरी कहने वाले और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री जो गालियों के मामले में अपने पीएचडी होल्डर हैं, वो भी एक बैनर पकड़े हुए थे कि मैं भी मां हूं। मतलब अब ये भी पुरुष भी मां बन गए, मोदी जी के राज में कुछ भी हो सकता है। तो जो बात आ रही है दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, जो पहले पार्टी में डिफरेंस थी, उसके पूरे मूल चरित्र को खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। और आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी जी की बुनियाद कहां से है, कहां से शुरू हुए थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद क्या हुआ गुजरात में? गोधरा कांड हुआ, उसके बाद अहमदाबाद में दंगे हुए, उसके बाद कोई ऐसा, पहले उन्होंने सबसे पहले देश का जो ध्रुवीकरण था वो राज्य से शुरू किया। तब अटल जी ने कहा था कि मोदी को राजधर्म निभाना चाहिए था। लेकिन उस वक्त आज अंधेरे के गर्त में पड़े लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनका बचाव किया था। बहुत बुरा समय देखा गया, सब कुछ हुआ, जैसे दंगे हुए वो अतीत की बात है, जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो शुरुआत की हिंसा, नफरत और एक परिवार को बदनाम करने के लिए, आप याद करिए कि गांधी परिवार पर मिसेस गांधी के लिए किया गया, फिर नरेंद्र मोदी रॉबर्ट वाड्रा के लिए जीजा जी, कितनी बीभत्स शक्ल लगती थी उनकी जब वो वाड्रा को नाम लेके, और कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे राजस्थान से लेके। अब तो दसियों साल से आप सरकार में हो और हरियाणा में क्या हुआ? एक भी मुकदमा नहीं है। मुकदमा है तो अरेस्ट करते, राजस्थान में भी कुछ नहीं है। तो दरअसल जो केरल के विद्यार्थी परिषद के नेता ने कहा है वो शब्द उसके मुंह से निकले हैं, लेकिन वो भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब आरोप क्या है? राहुल गांधी हंसते हंसते लाइन बड़ी कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो आरोप लगाया था वोट चोरी का, उस वोट चोरी के आरोप में अब ये स्पष्ट हो गया है कि देश के चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की। पहले ईवीएम पर आरोप होता था, अब चुनाव आयोग पर आरोप है। चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की और वोट बढ़ाए और काटे, जिसका परिणाम हुआ कि नरेंद्र मोदी 240 तक पहुंचे। अन्यथा इस चुनाव वो हार गए थे। और कई जगहों से लगातार चीजें निकल के आ रही हैं। हरियाणा के राज्य विधानसभा चुनाव, मैं तो कहता हूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह वोट चोरी हुई है। क्योंकि हम लोग फील्ड में थे, जो लोग वहां बात कर रहे थे, जो लोगों की भावना थी,
ठीक उसका उलट हुआ। तो अब मूल समस्या यह है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। अब गंभीरता से शुरू करें आप। बात होती थी कि देश की चीन ने जमीन कब्जा कर ली, आज भी नेहरू जी को गाली देते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन 2020 में गालवन घाटी में जो हुआ उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने लाल आंखें दिखाने के बजाय ये कहा था ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसेगा। उसके बाद 20 लाशें गिरी, उस इलाके में चीन का कब्जा हो गया। अभी इन्हीं सब चीजों को उठाने वाले सोनम वांगचुक ने वही सारी बातें उठाई। उन्होंने कहा था कि उस इलाके के जो चरवाहे हैं, जो भेड़ पालक और जानवर रखते हैं, वो कहते हैं उनकी जमीनें छीन रहे हैं चीन के लोग, और आपकी फोर्स कुछ नहीं कर रही है। वो 6 शेड्यूल लद्दाख को संरक्षण की बात कर रहे थे, अचानक सीआरपीएफ जो केंद्र सरकार के अधीन है, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री है, जो महबूबा सरकार में रहे जी, गोली किसने चलवाई क्या हुआ, लेकिन सीआरपीएफ ने गोली चलाई और 5 युवक मारे गए और वहां बहुत सारे लोग घायल हुए। आज वो सोनम वांगचुक जिनसे दुनिया भर में भारत का नाम हुआ था, वो एनएसए में अरेस्ट हो गए, जोधपुर जेल में पड़े। तो यहाँ मैसेंजर मतलब दूध को ही मारने की जो आदमी लगातार मुद्दा उठा रहा था, उसी के मत्थे सारा मर दिया और एक पूरे देश में कैंपेन चल रहा है। अब लद्दाख का डीजीपी उनको पाकिस्तान का जासूस बताता है, बाकी सोर्सेज जो है उनको चीन का जासूस बता रहे हैं। जब तक वो मोदी की तारीफ कर रहे थे, सोनम वांगचुक बहुत अच्छे थे। उसकी सोनम वांगचुक ने अब साफ साफ कहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब राज्य का विभाजन किया था तो जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर रही है। क्यों? अगर 6 शेड्यूल हो जाएगा, लागू हो जाएगा और स्थानीय लोगों को ट्रैवल राइट्स मिल जाएंगे, तो उनका जो हिल काउंसिल के चुनाव हो जाएंगे और विधानसभा मिल जाएगी, तो जिन लोगों को वो लद्दाख के मिनरल जो बड़े पैमाने पे लद्दाख में जो हैं, भौगोलिक स्थिति उसकी ऐसी है कि टूरिज्म के हिसाब से और तमाम तरह के मिनरल्स वहां हैं, वो किसको सौंपना चाहते हैं? आपको याद होगा कि तब कश्मीर में प्लॉट लेने बहुत सारे लोग जा रहे थे, हालांकि डर के मारे कोई जा नहीं पा रहा है, अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। तो इन सब चीजों के मद्देनजर अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे तक पूरी बीजेपी, आप किसी चैनल पे जाइए, जो गोदी मीडिया है उस पर जो बैठे एंकर हैं वो सबसे बड़े भाजपा प्रवक्ता है, और वो कांग्रेस के खिलाफ या इंडिया गठबंधन के खिलाफ बोलने वाले लोगों को पूरा टाइम देते हैं। कई बार होता है, और खासतौर पर वो लोग सबसे ज्यादा जहर उगल रहे हैं जो कल तक या तो इंडिया गठबंधन के किसी दल में थे या कांग्रेस में थे। कितने लोग गए हैं, कैसे कैसे गए हैं, किसका नाम लेना आप सब जानते हैं। मूल बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी एक सिरफरे की गाली पर महिलाओं को अपनी मां से जोड़ के वोट मांग सकते हैं, तो वो जब, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री देश का नेता है तो राहुल गांधी भी देश के ही नेता है, क्योंकि जिस सदन में वो नेता है उसमें वो विपक्ष के नेता है, और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो इस दिशा में जो कदम उठाना चाहिए, एक शब्द मुंह से नहीं निकला नरेंद्र मोदी के, एक शब्द नहीं निकला अमित शाह के। जेपी नड्डा तो बोलेंगे ही क्या, क्योंकि वो तो राज्यसभा के भीतर उन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी को ही खुद चला रहे थे, बेचारे अध्यक्ष अपने उपराष्ट्रपति को कुर्सी इसीलिए छोड़नी पड़ी। और दूसरी बड़ी चीज है कि इनकी हिंसा में जो रुचि है उसके 2 प्रमाण और लीजिए आप। मणिपुर में ट्राइबल्स सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मैती जो कम्युनिटी है उसको ट्राइबल राइट दिए जाने की बात हाई कोर्ट ने कही थी, कहा था कि विचार कर सकते हैं। और उसके बाद कुकी और जो शुरू हुआ तो 2.5 साल से ज्यादा हो गया। प्रधानमंत्री अभी गए थे, लेकिन अभी भी वहां ट्राइबल्स जो कि ईसाई धर्म को मानते हैं उनके खिलाफ हिंसा चल रही है। अभी भी मणिपुर शांत नहीं है, लेकिन कभी भी देश की सरकार को, कोई केंद्र की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री को तब हटाया जब ये लगा कि ये सरकार गिर जाएगी, बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, तब उन्होंने मुख्यमंत्री को हटाया और लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया जनरल बीके सिंह को। ये वही बीके सिंह है जिन्होंने एनडीए की सरकार के समय बहुत कथाकथित क्रांति की थी और बाद में वो बीजेपी में जाके बैठ गए थे, जनरल रहे सेना के, वो तो अलग बात है। लेकिन आज वो कहां बैठे और क्या हो रहा है मणिपुर में, आज भी परिस्थितियां ठीक नहीं है। यही स्थिति इन्होंने लद्दाख में कराई है। और ये दोनों एरिया, आज आप देखिए देश की स्थिति क्या है।
पाकिस्तान हमारा पुराना दुश्मन है, जिस दिन से बना उस दिन से दुश्मन है। मालदीव जरा सा देश है, उसने भी भारत को आईना दिखा दिया, फिर भी मोदी जी उसको करोड़ों रुपए की सहायता देते हैं। लंका में गए तो लंका में चीन ने अपना कब्जा कर लिया है। उसके बाद बांग्लादेश में भी वहां की प्रधानमंत्री भाग के आई और वो भारत में है। अब बचा था नेपाल में जो कुछ हुआ है जैन जी के जरिए, उसमें स्पष्ट है कि उसको शय किसने दी। जो सरकार उखाड़ फेंकी गई, हिंसा हुई, पूरा सिस्टम जला दिया गया, उसके पीछे चीन है। और चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश में परेशानी खड़ी कर रहा है। चीन ने हमारा गालवन में एरिया अभी कब्जा कर लिया है। और चीन का नाम लेते हुए नरेंद्र मोदी को लाज आती है। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में कोई नई बहू अपने जेठ, ससुर या पति का नाम नहीं लेती थी पहले, अब तो ऐसी परंपरा नहीं रही है। तो क्या है, आप गांधी परिवार को गाली देंगे, आप कांग्रेस को कोसेंगे, लेकिन आप समस्याओं की तरफ नहीं देखेंगे। ये भी एक ध्यान बटाने की कोशिश है कि राहुल गांधी के सीने पे गोली मारी जानी चाहिए। एक छोटे आदमी ने बोली है। इससे पहले सीआरपीएफ लगातार, मैं होम मिनिस्ट्री को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, सीआरपीएफ की ड्यूटी है सिक्योरिटी देना, चिट्ठियां लिख के उनको मीडिया तक, ये सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है, एक बचाव का, एक शेल्टर ढूंढने की, जिसको कहते हैं ना कि कवच ढूंढने की कोशिश है कि कल को कुछ हो जाए। देखिए, जीवन भगवान देते हैं। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जिसका अंतिम दिन जब आएगा तभी आएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो अहमदाबाद दुर्घटना में वो एक व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जो मुहिम नरेंद्र मोदी ने चलाई है, वो अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंची, केरल पहुंची है, और अभी तक उनका मुंह बंद है। उन्होंने ये नहीं, जिस सदन में वो बैठते हैं उसके ठीक सामने राहुल गांधी बैठते हैं। होना तो ये चाहिए था, प्रधानमंत्री को तत्काल निंदा करनी चाहिए, तो कहना चाहिए था ये अक्षम्य है। लेकिन महात्मा गांधी को कटघरे में खड़ा करने वाली प्रज्ञा ठाकुर को भी वो माफ नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी उनके साथ बैठे। और वो जो महादेव हैं, एबीवीपी से आए प्रवक्ता हैं, उनका तो मुझे लगता है कि अब ये प्रमोशन करेंगे। आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो आपको राज्यसभा में मिले, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की शैली है। नरेंद्र मोदी ने ये जो किया है, और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। गांधी परिवार पर व्यक्तिगत, नैतिक, अनैतिक और घटिया से घटिया हमले जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहे हैं। कांग्रेस कुछ भी करे, अगर कांग्रेस, देखिए अब ये शालीनता की बात है, कांग्रेस के नेता ने चिट्ठी लिखी है, कांग्रेस महासचिव ने चिट्ठी लिखी है सरकार को, गृह मंत्री को। अगर कांग्रेस इनके रास्ते पे चलती तो आज की तारीख में कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों में 100-150 एफआईआर महादेव के खिलाफ हो जाती। और जैसे आप छोटे से मामले में पत्रकार को पकड़ने के लिए असम की पुलिस आ जाती है, ये जो जिसको कहते हैं ना, मतलब नीचता जो असम बीजेपी की पूरी सरकारें कर रही हैं। कांग्रेस के पास भी 3-4 राज्यों में तो सरकार है, कर सकते हैं, 100-200 मुकदमे हो सकते थे। लेकिन फिर भी ये जो नैतिक लड़ाई है, जो मॉरल की लड़ाई है, अब आपने वोट चोरी की है तो है ना, क्यों उस दिन तो कोई नहीं बोलता। आप देखिए, चुनाव आयोग पर कोई बात होती है, खट से सरकार के मंत्री आ जाते हैं या बीजेपी के प्रवक्ता आ जाते हैं जी। तो नरेंद्र मोदी जी कितने नीचे जाएंगे? 240 पर हैं, 240 भी अगर सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के ही नेता हैं, उनकी बात मान ली जाए तो ये भी फर्जी है। तो कुल मिला के ये स्थिति है कि ये दिल्ली से दिए हुए टारगेट हैं। कल केरल में बोला गया है, परसों हो सकता है असम में बोला जाए, उसके बाद ये भी हो सकता है कि फिर गुजरात में बोलेंगे, अहमदाबाद से वहां तो कुछ भी होता है। उसके बाद जो है वो आप चल जाएंगे तो फिर नीचे गोवा में करा देंगे। इनकी एकमात्र कोशिश ये है कि गांधी परिवार को विवाद में रखो, लेकिन ये भूल रहे हैं कि राहुल गांधी बचपन में जरूर डर में जिए। क्यों? तब उन्होंने अपनी दादी खोई, अपने पिता को खोया, लेकिन अब राहुल गांधी इनके डर में आने वाले नहीं है। वो दहशत से, डर से ऊपर आ चुके हैं। इसलिए पूरी शालीनता से कहते हैं, संविधान की प्रति दिखा के, वोट चोर गद्दी छोड़। अब ये वोट चोर का नारा जो माथे पे चिपक गया है, उसको हटाने के लिए, उससे ध्यान बटाने के लिए इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। और संभव है कि राहुल प्रियंका किसी हमले के शिकार भी हो जाए, ये भी संभव है। डराने के लिए, उनको रोकने के लिए वर्तमान केंद्र की सरकार और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है, मेरा ये मानना है।
जी अरुण जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि हो सकता है कि कल को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी हमले हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही आशंका कुछ संजय राउत ने भी कुछ वक्त पहले ही जताई थी, जहां उन्होंने कहा था कि उन्हें शक है कि राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, और उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार को ये चेतावनी दी थी कि मोदी सरकार इस बात का ध्यान रखे और राहुल गांधी को वैसी सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराई जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता विपक्ष है, अगर उन्हें लेकर इस तरह की शंकाएं जताई जा रही है, और ये शंका क्यों अब वापस से जताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी के ही नेता ने इस तरह की धमकी दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है कल को राहुल गांधी पर हमला हो जाए, कल को प्रियंका गांधी पर हमला हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि एक सत्ताधारी दल का नेता इस तरह की खुलेआम धमकी दे रहा है। और जैसा कि आप कह रहे थे कि इस पर अभी भी पीएम मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा हो गए, जो जिन नेताओं से जवाब की उम्मीद है, जिन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये टॉप लीडर्स हैं, इस पार्टी का चेहरा है, और ना सिर्फ चेहरा है बल्कि सत्ता में भी है, तो सारी कमान इनके पास है, तो ऐसे में इन्हें एक्शन लेना चाहिए। फिर भी ये चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं अगर राहुल गांधी की हम बात करें तो राहुल गांधी इस पूरे माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे। उन्होंने अभी जो इससे पहले 2 यात्राएं की, भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस दौरान उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने का संदेश दिया। वहीं बीजेपी की अगर हम राजनीति की बात करें तो उसकी राजनीति को हमेशा सांप्रदायिक तौर पर धर्म जाति के नाम पर बंटवारे की राजनीति बताई जाती है, और ऐसे में राहुल गांधी जहां मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं तो उस पर अब उन्हें ही जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन अभी उनका जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक वीडियो दोबारा सामने आया है, इसमें उन्होंने कहा है कि वो इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं डरते। उन्होंने डर पर जीत हासिल करने की बात की। उन्होंने खुद ये कहा कि मैंने तो इन्हें मौका दे दिया कि मेरी सफेद टी शर्ट को लाल रंग दो। उनका ये बयान है हमारे पास, हम आपको सुनवाना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्या कहा था। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। तो आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के दौरान श्रीनगर में राहुल गांधी ने जब यह भाषण दिया तभी उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे कोई डर नहीं है, बदल दो मेरी टी शर्ट का रंग, इसे लाल कर दो। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी हमेशा ही सफेद टी शर्ट में दिखाई देते हैं। एक सिग्नेचर कपड़ा हो गया उनका सफेद टी शर्ट, जिसकी अभी मूवमेंट भी चलाई थी कांग्रेस ने, तो उसे वो लाल रंग में बदलने की एक तरह से चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को। और अभी जिस तरह की ये धमकियां सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बढ़ते इस कॉन्फिडेंस, लोगों के बीच बढ़ती उनकी इस लोकप्रियता के चलते ही मानी जा रही है। माना जा रहा है कि जिस तरह राहुल गांधी हर कदम पर बीजेपी को चुनौतियां दे रहे हैं, अभी अगर मौजूदा परिवेश में हम बात करें, मौजूदा राजनीतिक परिवेश की अगर हम बात करें, तो जैसा अभी अरुण जी ने भी कहा था कि वोट चोरी के मुद्दे पर सत्ताधारी दल बुरी तरह से घिर गया है, एनडीए बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा सामने आया, इस तरह की धमकी दी गई। क्या बीजेपी को नहीं पता कि इस तरह की धमकी का क्या असर होगा? क्या बीजेपी को नहीं पता कि इस तरह की धमकी से लोगों के मन में कैसी भावनाएं होंगी? क्या उसका खुद का नुकसान नहीं होगा? लेकिन फिर भी अगर यह मुद्दा सामने आया है तो क्या यह वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है? इस पर मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जिस तरह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी का यह मुद्दा इतना गरमाया हुआ है और राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी खुलासा कर रही है बल्कि महाराष्ट्र में भी अभी हमने देखा आदित्य ठाकरे ने कहा था कि हम वोट चोरी की सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो उस महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, अलग अलग राज्यों से ये जो खुलासे सामने आ रहे हैं, क्या इससे बीजेपी घबराई हुई है? और ऐसे में इस तरह की बयानबाजी बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जा रही है, क्या लगता है आपको?
अगर बीजेपी यह समझ रही है कि वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह से किसी प्रवक्ता को बोल के इस तरह की कोई बात करवा दे, तब तो इसका मतलब है गरम तवे से निकल के बीजेपी अपने आप को खूब खोलते हुए कड़ाही में गिरा रही है। तो वो तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा पड़ेगा इनको। ये तो उड़ता तीर लेने वाली बात हो गई। देखिए, जिस तरह से अरुण सर ने कहा कि भाजपा का पूरा इकोसिस्टम जिस तरह से गांधी जी को या नेहरू गांधी परिवार को, ये सिर्फ इन्हीं को नहीं, बहुत लोगों को के साथ ये इस तरह की अशालीन और क्या कहते हैं, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है, बहुत ओछी भाषा का इस्तेमाल करता है। क्योंकि लंपटता का एक लक्षण होता है, कोई भी लंपट होगा ना तो वो अपने से मजबूत के साथ पंगा नहीं लेता है, वो अपने से कमजोर के ऊपर ही धौंस दिखाता है। इनको लगता है कि राहुल गांधी कमजोर है इसलिए उनको पप्पू बोल देता है, इनको लगता है कि ममता बनर्जी कमजोर है इसलिए उनको दीदी बोल देता है, इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल कमजोर है इसलिए उनको कुजलीवाल बोल दो। तो ये जो इनका तरीका है, इसका कारण यह है कि इन्होंने एक गलतफहमी पाल ली है कि इन्होंने भारत में इनकी सरकार है, इसका मतलब ये लोकप्रिय है। डाटा ये नहीं बताता, डाटा ये बताता है कि 2024 के चुनाव में भारत के 140 करोड़ में से 115 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। फिर से कह रहा हूं, 140 करोड़ इस देश की जनता है, उसमें से 115 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। इसलिए भाजपा इस गलतफहमी में अगर है कि वो लोकप्रिय है, इसलिए वो जो बोलती है वो ज्यादातर लोग उसे वही सोचते हैं, वो लोगों की भावना का दर्पण है, वो लोगों की भावना को अभिव्यक्त कर रही है, तो पूरी तरह से ये गलत है। ये भाजपा के लिए उल्टा पड़ेगा। क्योंकि एक साधारण सा सिद्धांत होता है, संगठन और समाज दोनों चीजों में, दोनों अलग अलग चरित्र की चीजें होती हैं। जो भी संगठन प्रधान होगा वो कभी न्यायप्रिय नहीं हो सकता, और जो भी समाज प्रधान होता है वो कभी भी अपनत्व प्रिय नहीं हो सकता है। क्यों? भाजपा, हमें पता है, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बताती है, उसके बारे में उसको बहुत बड़ा गर्व भी होता है। संगठन के साथ समस्या ये होती है कि संगठन में अपना होता है, पराया होता है, और पराया को खत्म करना ही पड़ता है। यही संगठन का चरित्र है। संगठन में अपना होता है, कुछ लोग पराये होते हैं, अपने को बचाना होता है और पराये को खत्म करना होता है। पर भारत जो है, भारत एक देश है, भारत एक देश है, ये तो कोई संगठन है नहीं, ये तो एक समाज है। तो समाज तो तब होता है जब आप सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं, और जब आप सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं तो सब समान हो जाता है। वहां पर न तो कोई अपना होता है, न तो कोई पराया होता है, न तो अपने को आप क्या कहते हैं, इम्यूनिटी दे सकते हैं, विशेष सुरक्षा दे सकते हैं, न तो पराये को आप खत्म कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि भाजपा क्योंकि संगठन प्रधान है, इसीलिए इस तरह के लंपट प्रवक्ताओं को वो भेजेगी भी, और इस तरह के लोगों को वो बढ़ावा भी देते रहेगी। उनके प्रवक्ता बिना पैंट पहने गोदी मीडिया के राष्ट्रीय चैनल पर भी आएंगे, और उनके प्रवक्ता बेलगाम जुबान लेके चैनलों पर आके, मलयालम चैनल पर आके किसी को गोली मारने की धमकी भी देंगे, और भाजपा इसको रोकेगी नहीं। अब सवाल उठ जाता है कि सवाल अब लोग भाजपा के ऊपर नहीं है, भाजपा के सवाल है अब समाज के ऊपर, कि ऐसी लंपटता, हिंसा को उकसावा अगर अभी नहीं रोका गया तब तो सब जगह केओस हो जाएगा। जिसकी लाठी वो जहां रहेगी उसी की वहीं भैंस हो जाएगी। कल को सत्ता के मद में चूर बीजेपी कहीं अपने ही भक्तों का भक्षण करने वाली बकासुर ना बन जाए, जिस तरह से अरुण सर ने बोला था सोनम वांगचुक के साथ हुआ। तो बीजेपी की लंपटता को अपने फायदे के लिए रोकना अब मेरे ख्याल से बीजेपी समर्थकों के लिए ही करने की उनको पहल करनी पड़ेगी। क्योंकि जिसे उन्होंने 56 इंच का शेर समझ के रखा था, वो 56 इंच का शेर तो नहीं निकला, वो 5 का सांप है। वो तो जो जिसका दूध पीता है उसी को वो डसता है। सोनम वांगचुक को डस लेता है, वो अपने ही लोगों को डसता है, दूसरों को कहां डसता है। आज तक तो हमने नहीं देखा कि ये जाके चीन को डसा हो, आज तक तो हमने नहीं देखा कि ये जाके ट्रंप को डसा हो, हमने ये तो नहीं देखा कि ये तो जाके पाकिस्तान को डस गया और पीओके के अपने हाथ में ले लिया हो। इसने तो कहीं पाकिस्तान के 2 टुकड़े या 4 टुकड़े नहीं किए। तो ये जो 56 इंच का शेर है, ये कहने के लिए तो शेर है, लेकिन असल में ये कागजी शेर है, और ये कागजी शेर के अंदर एक सांप है। और ये जो सांप है, इसको जितना आस्तीन में ये सांप है, इसके समर्थक, भाजपा के समर्थक, इसको जितना इस तरह की उकसावे की भाषा को, हिंसा के उकसावे की भाषा को अगर भाजपा के समर्थक खुद नहीं रोकेंगे, खुद उस पर लगाम नहीं कसेंगे, तो आने वाले दिनों में ये दूसरों के ऊपर, देखिए अपने से मजबूत के ऊपर भाजपा कभी नहीं कुछ धौंस चलाती है। चीन के ऊपर चुप रहती है, ट्रंप के सामने चुप रहती है। इनका सारा जोर जो चलता है अपने से कमजोर जिसे समझते हैं उसके ऊपर ये धौंस चलाते हैं। तो इनके डिक्शनरी में
क्योंकि राहुल गांधी को बीजेपी से सीट कम है, इसीलिए राहुल गांधी कमजोर है, उनको आप धमका सकते हो। इनके डिक्शनरी में क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सीटें कम हैं, इसीलिए वो कमजोर हैं, उनको आप ध्वस्त दिखा सकते हो। इनके डिक्शनरी में क्योंकि ममता बनर्जी बस एक राज्य में तक सीमित है और ये पूरे भारत में है, इसीलिए वो कमजोर हैं, उन पर आप सीटी बजा सकते हो। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि ये सब मिलके भारत जो है, भारत में आज भी 140 में से 115 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था। तो भाजपा का इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल है, हिंसा को उकसावे की जो भाषा का वो इस्तेमाल करती है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ही हो रहा है। जब पहलगाम की घटना घटती है तो भाजपा के समर्थक ही भाजपा पर सबसे ज्यादा क्रोधित होते हैं कि हम तो आपको वोट दिए थे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, आपके राज्य में पहलगाम कैसे हो गया। हम तो भाजपा तो अपने आप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वोट मांगती है ना। वो तो कहती है कि इससे पहले जो भी राजनीतिक दल थे, कांग्रेस था या यूपीए था, वो राष्ट्रीय सुरक्षा ठीक से नहीं संभाल रही थी, इसलिए हमको वोट दो। तो भाजपा के समर्थकों ने भाजपा को वोट दे दिया। अब भाजपा का जो वोट दे दिया उसके बाद फिर पहलगाम कैसे हो गया। तो भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि भाजपा अपने से जो भी कमजोर है उसको वो आज नहीं कल बकासुर की तरह खाएगी। वो और सबसे भाजपा का कमजोर कड़ी जो है वो भाजपा के खुद का समर्थक होता है। जो समर्थक है वो बेचारा समर्थक है, वो तो वोट डालता है, वो तो कभी कभी भाजपा के समर्थन में ट्वीट या सोशल मीडिया पर चला जाता है, व्हाट्सएप में ऊपर से कोई फॉरवर्ड आता है तो उसको नीचे फॉरवर्ड कर देता है। उसकी अपनी ताकत तो कुछ है नहीं, अपनी ताकत तो उसकी कुछ है नहीं। तो क्योंकि उसकी अपनी ताकत नहीं है, भाजपा आने वाले समय में इस तरह का दानव है कि वो अपने से कमजोरों को बार बार खाएगा। इसी गलतफहमी में उसने राहुल गांधी के ऊपर इस तरह की ओछी टिप्पणी कर दी, लेकिन वो ये नहीं समझ सके कि राहुल गांधी इस देश के विपक्ष के नेता हैं। मतलब 65% भारत जो है उसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाजपा भले सरकार में हो, लेकिन उसका वो प्रतिनिधित्व कर रही है केवल 35% भारतीयों का। तो भारत में 10 में से 6 लोग भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं, भाजपा के हिंसा के उकसावे की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं, भाजपा की लंपटता का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन भाजपा अगर, और ये सिर्फ 4 लोग करते हैं, उनके लिए अगर इस तरह का काम करेगी और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगी तो उसके चलते भाजपा को नुकसान ये होगा कि वो टारगेट तो करने की कोशिश करेगी राहुल गांधी को, लेकिन उसके चलते होगा ये कि इस देश की महिलाएं असुरक्षित हो जाएंगी, इस देश के दलित असुरक्षित हो जाएंगे, इस देश के बच्चे असुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इस तरह का केओस की थ्योरी फैला रहे हो, हिंसा का आप उकसावा करोगे, तो इस देश में हिंसा बढ़ेगी। सामान्य लोग भी जो थोड़ा बहुत क्राइम करने का सोच रहा है, छोटा क्रिमिनल है, वो कल बड़ा क्राइम करने का सोचेगा कि कहो भैया सरकारी हिंसा की बात कर रही है तो मैं भी थोड़ा बहुत हिंसा कर लेता हूं। इसी का मैंने नतीजा बताया पहले सेगमेंट में कि भारत का डेटा बता रहा है, एनसीआरबी का डेटा है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का डेटा मेरा नहीं है, डेटा मोदी सरकार का है कि 2012 में जिस समय भारत पूरा खड़ा हो गया था निर्भया कांड में कि भारत में महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं, 1.5 गुना ज्यादा महिलाएं आज असुरक्षित हैं। उस समय केवल 1 लाख पर 20-25 महिलाओं के साथ अपराध होते थे, आज तो 30 से ज्यादा हो रहे हैं। तो महिलाएं हो, बच्चे हो, दलित हो, ये सब जो है भारत देश के कमजोर वर्ग, इनके साथ अपराध बढ़ रहा है। क्योंकि भाजपा की भाषा में जो लंपटता है, वो जो हिंसा को उकसावा देती है, चाहे 1948 में दे रही हो, जिसके कारण कि भारत ने एक अपने राष्ट्रपिता को खोया, किसी सरफिरे ने गोली चला दी, चाहे आज इस तरह के प्रवक्ता टीवी पर आते हैं, कोई बिना पैंट के आता है, कोई जबान पे बिना लगाम के आता है, ये सारे लोग आके इस तरह की हरकत करते हैं, जिसके कारण उनके समर्थक या इस देश में जो अपराधी तत्व हैं उनके पौ बारह हो जाते हैं कि चलो भाई, एक कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, हमने जिसको वोट डाला वही सरकार है और वही सरकार कह रही है गोली चलाओ, तो लोग अपराध में ज्यादा लिप्त होंगे और अपराध में ज्यादा लिप्त होंगे तो इस देश के जितने भी कमजोर वर्ग हैं, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, दलित हो, उनके ऊपर अपराध बढ़ते चले जाएंगे। डाटा वही बताता है। तो मेरे ख्याल से भाजपा के समर्थकों के लिए यह बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि उनको अब सोचना है कि वो जिसको वोट डालते हैं, जिसका समर्थन करते हैं, वो अब बकासुर बन गई है, अगला नंबर इन्हीं को निगलने वाली है। वो अब इनको निगलवाना है अपने आप को या अपने आप को बचाना है, अब ये इनको सोचना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि
बीजेपी की कोशिश होती है कि अपने से कमजोर, जिन्हें वो कमजोर मानते हैं, उसे दबाया जाए। और राहुल गांधी पर इसीलिए बीजेपी की तरफ से बार बार निशाना साधा जा रहा है ताकि उन्हें दबाया जा सके। लेकिन अगर देखा जाए तो जितना राहुल गांधी को दबाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उतनी ही मजबूती से राहुल गांधी वापस उभरकर सामने आ रहे हैं और कई मुद्दों को उठा रहे हैं। इसके बावजूद अगर हम बात करें बीजेपी प्रवक्ता का, अभी जो पिंटू महादेवन का जो ये बयान है, पिंटू महादेवन का, केवल वही नहीं है जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर इस तरह के बयान दिए। इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान आए हैं, ये कोई पहला वाकया नहीं है, लेकिन बीजेपी हर बार चुप रही, कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे पहले तरविंदर सिंह मारवा, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं बीजेपी के, उन्होंने राहुल गांधी को सीधे धमकी दी थी कि तुम्हारी दादी वाला हाल करेंगे। और इसके अलावा बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद जो कि अनिल थे, उन्होंने भी यही बात कही थी कि राहुल गांधी की जीभ दाग देनी चाहिए किसी राजनीतिक दल के प्रमुख नेता को। आज की तारीख में जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है, आज की तारीख में जो देश का सबसे जाना माना चेहरा है, जिनकी लोकप्रियता पीएम मोदी की लोकप्रियता को चुनौती देती हो, ऐसे शख्स को कभी आप जान से मारने की बात कहते हो, कभी उनकी दादी के नाम पर उन्हें धमकी देते हो, कभी उनकी जीभ काटने वाले को इनाम की भी घोषणा की जाती है। इस तरह के जो बयान लगातार दिए जा रहे हैं और इस पर सत्ताधारी दल की जो चुप्पी है वो बेहद ही चिंताजनक है कि आखिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। अगर देश का इतना बड़ा नेता सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा कहां जा रही है। इस पर मैं आपके पास आना चाहूंगी, अरुण दीक्षित जी, आपके पास, कि आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह का नैरेटिव ये बीजेपी सेट करना चाह रही, जिस तरह की कोशिशें बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं, ये किस हद तक कामयाब हो पाएंगे, और इस पर जो चुप्पी है बीजेपी की, क्या वो इस चुप्पी के साथ आगे बढ़ सकती है? अभी विधानसभा चुनाव है बिहार के, इसके बाद लगातार देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, तो क्या इन चुनावों के ही मद्देनजर अगर हम बात करें, क्या बीजेपी इसे अफोर्ड कर सकती है? क्या लगता है आपको? देखिए अनुराधा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की बीजेपी, मैं आपको बस 2 मिनट में वो समझाता हूं कि अटल जी की बीजेपी थी तब ये पार्टी में डिफरेंस की जाती थी। अटल जी के समय भारतीय जनता पार्टी में स्वयं सेवकों के अलावा, दक्षिणपंथी सोच के अलावा ब्यूरोक्रेट आए थे, आर्मी अफसर आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, पढ़े लिखे लोग, तब वो पार्टी में डिफरेंस थी। अब क्या हुआ है, अब जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने दूसरे दलों का सारा कूड़ा कचड़ा, ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट नहीं आए, ब्यूरोक्रेट वही ब्यूरोक्रेट आए जो मोदी के इशारे पर नाचने को तैयार थे, जैसे अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी और एस जयशंकर। क्या विदेश नीति का हाल हुआ, क्या रेलवे का हाल हुआ, ये सबने देखा है। दरअसल नीचे ले जाने के लिए, जिसको कहते हैं ना कि पतन की पराकाष्ठा मोदी जी खुद लाए। आप याद कीजिए, महाराष्ट्र में अजित पवार पर नरेंद्र मोदी ने 94,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। पवार साहब इधर आ गए, पवार साहब अब सबसे अच्छे, मोदी जी ने उन्हें गले लगाया, उनकी पीठ ठोकी, बहुत अच्छे हो गए। इसी तरह से अगर आप देखें तो पूरे दलों के, चाहे वो कांग्रेस का कचरा कूड़ा हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस का हो, किसी भी दल के वो लोग जो बदनाम और अपनी घटिया सोच के लिए जाने जाते थे, अपने भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने भरपूर संरक्षण दिया है। अब आपको ताजा उदाहरण बताते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी पर अब पोल खुली है, क्योंकि वहां प्रशांत किशोर जी ने पूरा दावे के साथ आरोप लगाया है कि कुछ साल पहले एक मर्डर हुआ था जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था, उसमें वो आरोपी थे जो, और जिनकी पढ़ाई को लेकर सवाल है। तो नरेंद्र मोदी जी की खुद की डिग्री पर सवाल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी बिहार में बने हैं, जिन पे तमाम तरह के आरोप है। हम असम के मुख्यमंत्री पे तमाम तरह के आरोप हैं। आप कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बने तो उन पे तमाम तरह के आरोप थे। और तो और मध्य प्रदेश में सबसे बड़े घोटाले, व्यापक घोटाले के समय जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, माइनिंग घोटाला, नर्सिंग घोटाला सब हुए थे, वो उनकी कैबिनेट में। तो अब एक तरफ अटल जी के सिद्धांत थे, उन्होंने गिरधर गोमांग जो उस वक्त उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उनका एक वोट गिरने से नहीं रोका था, और उसी एक वोट से उनकी सरकार चली गई थी। और आज नरेंद्र मोदी जी किसी साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे। सदन के भीतर अगर रमेश बिदुड़ी नामक सांसद गाली गलौज करता है एक मुस्लिम सांसद के साथ, और तो और जिस तरह से जो अभी नए हीरो बने निशिकांत दुबे, उनकी भाषा लीजिए आप,
तो पूरे के पूरे वो लोग जो गली के गुंडे की तरह, मैं फिर कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो नेता जो गली के गुंडे की तरह बदतमीज घटिया लोग जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए, वो सरकार में है, सत्ता में शामिल है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। ऐसे में इनकी कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि राहुल गांधी को डराया जाए। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि राहुल का बचपना दहशत में बीता है। घर में बच्चों के सामने, इन सबके सामने दादी की हत्या हुई थी, उसके बाद पिता के साथ जो हुआ, पर वो आप डर से उबर गए। जो आपने क्लिप दिखाई थी कि सफेद शर्ट का रंग लाल करना, इसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए ये कहने के लिए खुले मंच पे। ये नहीं कि किसानों ने नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं ने रास्ता पंजाब में रोक लिया था तो मोदी जी ने मैसेज दिया था कि बता देना मुख्यमंत्री को मैं बचकर जा रहा हूं, और पहलगाम में नहीं जा पाया डर के मारे। तो ये जो अंतर है आराधना जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि रिमोट कंट्रोल किसके पास है। चाहे वो केरल से बात आए, चाहे वो बिहार से बात आए, चाहे वो दिल्ली से बात आए, चाहे वो तलविंदर मारवाह बोले, ये सारे के सारे बोल किसके उस पर रहे? क्यों? उन्हें पता है कि जैसे ही बोलेंगे वैसे ही नरेंद्र मोदी खुश होंगे। आप इससे पहले संबित पात्रा कितनी कैसी हरकत मीडिया में करते रहे। आज संबित पात्रा राज्यसभा लोकसभा में है। वो सारे लोगों को देखिए जिन्होंने गांधी परिवार पर बिलो द बेल्ट घटिया स्तरहीन बातें की और हमले किए, वो सब बिल्कुल बेल सेटल है। उनको सबको अच्छी जगह बिठाया है नरेंद्र मोदी ने। ये मोदी की वो है। और एक और चीज है, मोदी जी की कार्यशैली क्या है। आप अगर किसी गुजरात के नेता से बात करें तो मैं आज आपको बताता हूं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिष्ठित नेता थे, बड़े नेता थे, सब खत्म हो गए हैं। अब नई फसल जो नरेंद्र मोदी जी ने तैयार की है वो उनकी पसंद की है। और कहां से, वहां से जो उन्होंने नैरेटिव विकसित किया, जस्टिस लोया का मर्डर हो आज भी बात होती है, हरेन पंड्या का मर्डर हो आज भी बात होती है, दंगे हों जिन दंगों के दौरान पूर्व सांसद एक कांग्रेस के जला के मार दिए गए थे, सबकी भूमिका आती है, सब बात होती है। अहमदाबाद के दंगे हों चाहे गोधरा के दंगे हों, ये सारी चीजें मोदी जी के व्यक्तित्व के आसपास है। और इनसे ये प्रमाणित होता है कि किसी भी छोटी चीज पे, कि जरा सी बात पर अगर आपने मोदी जी पर किसी ने उंगली उठा दी तो वो खुद ही रोएंगे और मैं करते घूमेंगे। क्योंकि अगर एक सिरफराज जिसने गाली दी बिहार में, आप खुद मुद्दा बने, आप महिलाओं का दुपट्टा डाल के चीन से लौटे और सीधे रोने लगे, मन की बात की और आपने बंद कराया, लेकिन अभी आपके मुंह में नहीं जवान है कि गोली मारने की सीधी धमकी दी जा रही है। गाली का जवाब गोली से देने वाले हैं क्या आप? गाली तो किसी सिरफराज ने दी थी जो भाजपा, कांग्रेस या राजद का सदस्य नहीं था। यहां तो गोली मारने की बात आपका अपना प्रवक्ता कर रहा है, इसके बाद भी आपको शर्म नहीं आ रही है। ये जो सबसे बुरी बात है कि इन्होंने पूरे देश को पतन की पराकाष्ठा पे ले गए। इससे ज्यादा और देश नीचे नहीं गिरेगा। आज इस देश में सिर्फ मुसलमान निशाने पर नहीं है। अब अगर देखिए नया दंगा है, नया नैरेटिव बनाया जा रहा है, आई लव मोहम्मद चला, तो उसको लेकर के दंगे हो रहे हैं। और पुलिस जितनी प्रोएक्टिव हो गई है, उत्तर प्रदेश हो या कहीं, बरेली में दंगा हुआ, क्या है ये? अगर आप एक तरफ परमिशन देते हैं कि आजकल देवी बैठी हुई है, इसके बाद गणेश थे, और पूरे देश में, उत्तर भारत में दहशत मचती है जब कांवड़ मेला, कांवड़ का दौर चलता है। फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस कांवड़ियों के पांव दबाती है। एक तरफ आप जय श्री राम के नाम पे जुलूस निकालते हैं, यात्राएं करते हैं, दूसरी तरफ अगर एक वर्ग ने, उसका भी उतना ही है ये देश जितना मोदी जी भाजपाइयों का है, उतना ही दूसरे मुसलमानों का भी है देश। ये अलग बात है कि आपने उनको दोयम दर्जे से क्या तीसरे दर्जे पर पहुंचा दिया है, लेकिन फिर वही बात आती है कि आप कब तक डराएंगे, कब तक? 24 करोड़ मुसलमानों के लिए आपके पास विकल्प क्या है? आपने मुस्लिम नेताओं को किस तरह से प्रताड़ित किया है, देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। अब आप क्या जाहिर कर, आप गांधी परिवार को आप डरा नहीं सकते। अब आप गाली के बदले, गाली किसी और ने दी, आप गोली की धमकी दे रहे हैं, तो या तो आप सीधे कहिए, ये बात मोदी जी कहें कि हाँ अब वोट चोरी का नारा जो है नहीं चलने देंगे और ये जवान हम बंद करा देंगे, तब तो ठीक है। या फिर मोदी जी दूसरों के जरिए कहलवाना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि शब्द नरेंद्र मोदी जी के हैं, उनके मन के हैं। बोल केरल में कोई रहा है, बोल कोई जो है वो असम में रहा है, बोल कोई
पंजाब में रहा है, कोई दिल्ली में रहा है। ये जो है ये दुखद है। क्यों? कल को अगर यही स्थिति, जनता का मूड क्या होगा, 2047 का प्लान, अब चुनाव आयोग उतनी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि सब सतर्क है। कल को अगर पलट के, क्योंकि जो आप पत्थर आप मार रहे हो कल आप पर आएगा, तब क्या करोगे? आज तक जस्टिस लोया की मौत की संदिग्ध जांच अभी भी वही बात होती है। हरेन पंड्या के परिवार वाले आज भी हैं, और आपके जो कर्म थे उनके बारे में बोलने वाले संजीव भट्ट आज भी जेल में है, वो आईपीएस अफसर थे। आप रास्ते से अपने दुश्मनों को मिटाते रहे हैं। आप देखिए पार्टी, एक सबसे मजे की बात है, मोदी कैबिनेट को देख लीजिए आप। अगर हम सब जर्नलिस्ट ने 4 नाम पूछेंगे तो सीनियर्स के नाम नहीं आएंगे। पहला नाम आएगा अश्विनी वैष्णव का। वो कौन है? यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर। जो जवान खोल सकते थे वो सारे नेता बीजेपी में सरकार से बाहर है। न चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, रविशंकर प्रसाद हो, रुद्र प्रताप रूडी हो, ऐसे एक लंबी फौज है। मोदी को दिमाग वाले लोग पसंद नहीं है, मोदी को तार्किक बात कहने वाले लोग पसंद नहीं है। मोदी को वही लोग पसंद है जो उनके सामने 90 डिग्री पे झुके रहे और उनकी आंख को देख के गाली दे, चाहे मारें, काटें, कुछ भी करें। मोदी जी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। और मैं कहता हूं, याद रखिए, हो सकता है आने वाले दिनों में महादेवन या महादेव दिल्ली में नजर आए आपको, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से है। राहुल गांधी तो भगवान के भरोसे हैं। जो आदमी चैलेंज कर दे कि आप, मैं मौका देता हूं कि आप शर्ट का रंग बदल दीजिए, तो उसके बारे में सीआरपीएफ जब चिट्ठियां लीक करती है, पर यह ध्यान रखना पड़ेगा, जस्टिस लोया और हरेन पंड्या की बात और थी। अगर राहुल गांधी पर गोली आएगी तो फिर गोलियां रुकेंगी नहीं, चारों तरफ चलेंगी। ये देश जो है फिर इतनी हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगा, सत्ता की हिंसा तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जी अरुण जी, तो जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि चाहे महाराष्ट्र से ऐसे शब्द कहे जाए, चाहे केरल, कर्नाटक या जम्मू कश्मीर, दिल्ली, कहीं से भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो इसका रिमोट कंट्रोल एक ही जगह है। बिल्कुल कुछ ऐसी ही बात अजय राय ने भी कही है, जो कि यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी कहा कि यह दर्शाता है, बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव का जो ये बयान है, यह दर्शाता है कि जेपी नड्डा अपने पार्टी के नेताओं को किस तरह का ज्ञान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल बीजेपी के केडर पर सवाल उठता है। बीजेपी के जो नेता हैं उन सभी पर एक गहरे सवाल खड़े हो जा रहे हैं कि आखिरकार पार्टी के प्रवक्ता इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आए हैं, फिर भी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया है। तो ये जो लगातार बयान आ रहे हैं, इससे ये सवाल गहराते जा रहे हैं। अजय राय ने तो यहां तक कहा है कि गांधी परिवार को, पूरे गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा देनी चाहिए, और पूरा कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है। मोदी शाह से जवाब मांगा जा रहा है कि आपकी पार्टी क्या इस तरह की राजनीति को सपोर्ट करती है। और सबसे बड़ा सवाल जो बीजेपी पर उठ रहा है वो ये है कि क्या वो राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम से घबरा गई है। जिस तरह राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ा, फिर अब वो हाइड्रोजन बम को लेकर बार बार कह रहे हैं कि मैं जल्दी ही एक हाइड्रोजन बम लेकर आऊंगा। क्या इसे लेकर बीजेपी घबराई हुई है? आखिर क्यों बीजेपी नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? इन सब पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिद्धार्थ जी आपका, अरुण जी आपका, और आशा करती हूँ तमाम दर्शकों को हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।